Hi guys, I hope all of you are doing great. I am your co-learner Ashi and I welcome you all to our today's current affairs session that is on 2nd December 2020. I am so sorry मैं पिछले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं बना पाई सिंस घर में एक मैरिज फंक्शन था तो मैं वहाँ बिजी हो गई थी बट आगे से आई मेक श्योर ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँ चीज़ों को सो या लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन बट सेशन शुरू करने के पहले हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट एंड टुडेज थॉट इज आई नेवर लूज I either win or learn. A simple thought कि लाइफ की इस जर्नी में आप कभी हारते नहीं हैं, आप या तो जीतते हैं या चीजों को सीखते हैं। इन्हीं दो चीजों यही दो चीज आपके साथ हो सकती है लाइफ में, इसके साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की ही बात करते हैं तो आप इतना कुछ पढ़ते हैं, आप इतनी सारी नॉलेज अपने अंदर एनग्रेन करते हैं, आपकी एक एनालिसिस डेवलप होती है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप होती है। तो जब आप एग्जाम देंगे तो या तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आप जीत जाएंगे, और अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाएंगे तो भी आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग होंगे, आप एक बेटर और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चुका है। और नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज आवर येस्टरडे स्टैटिक क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में छोड़ा था। एंड द क्वेश्चन इज A deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of the Parliament during the passage of, and the correct answer for the same is ordinary legislation or ordinary bill. ये है इस आंसर का एनालिसिस। इंडिया में जो प्रोसीजर है कोई भी बिल को लेजिस्लेट करने का वो ऐसे है कि पार्लियामेंट के पहले दोनों हाउसेस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से पहले बिल पास ऑन होगा। यहाँ से पास ऑन होकर बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा उस बिल को, फिर वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा जो पूरी कंट्री भर में लागू होगा। हाउएवर बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसको हम डेडलॉक कहते हैं, वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो उस बिल के कुछ प्रोविजन से सहमत नहीं है, उसमें दोनों जो मेंबर हैं हाउसेस के वो अग्री नहीं करते हैं म्यूचुअली। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डेडलॉक आ जाता है, बिल फंस जाता है, बिल पास ऑन नहीं हो पाता और लेजिस्लेशन की प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है he is empowered to call a joint sitting of the members of both the houses of parliament, जहां पर जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के वो आपस में बैठेंगे, बिल को डिस्कस करेंगे, जो उनके ओपिनियन है उसको पुट फॉर्थ करेंगे, जो भी है आपसी सहमति से नए प्रोविजंस अगर लाने हैं तो वो लाएंगे, और फिर दोबारा से उसको एक नॉर्मल जो वे होता है, नॉर्मल जिस तरीके से एक बिल का जो लेजिस्लेशन प्रोसेस होता है उस तरीके से उस बिल को पास ऑन करके प्रेसिडेंट के पास लाया जाएगा, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे, फिर वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर और जिसमें एम्पावर्ड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर ये जो डेडलॉक की सिचुएशन में जो जॉइंट सिटिंग बुलाने का ये जो प्रोविजन है ये हर बिल पे नहीं लागू होता, ये ऑर्डिनरी बिल्स पे लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स या फिर मनी बिल पे लागू नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल जैसे कि जो रिसेंटली इनेक्टेड फार्म लॉज है, इस तरीके का जो बिल जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, उन केसेस उन सब्जेक्ट्स के जो बिल होते हैं वहां पर जॉइंट सिटिंग बैठाई जा सकती है। तो ये पूरा एनालिसिस है इस आंसर का। ये लेट्स बिगिन विद आवर क्विक रिवीजन मॉड्यूल। एमपी जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना जिससे जो सेंटर के जो हाल ही में इनेक्टेड फार्म लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। इन फार्म लॉज के तहत द फार्मर्स आर एम्पावर्ड टू सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। MP has lost 290 tigers since 2002, but despite this, India has more than 670 tigers in the country, highest number with any state, and MP still retains its position as the tiger state of the country. इंडिया ने हाल ही में 19th मीटिंग ऑफ SCO को होस्ट किया, दैट इज सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में ये ग्रुपिंग है जहाँ पे कंट्रीज जो है वो हर साल मिलती हैं अपने प्रॉब्लम्स को या फिर जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करती हैं कोऑपरेशन के लिए। इस साल जो डिस्कशन हुई थी वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एंटी टेररिज्म के बेसिस पर हुई थी। Union government, Union Environment Minister, that is Prakash Javadekar, he recently inaugurated India Climate Change Knowledge Portal. यहाँ पर जो है इंडिया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रेलेवेंट नॉलेज है
जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर आउट करेगी लोगों के साथ, जो इंडिया का स्टैंड रहा है अभी तक क्लाइमेट चेंज को लेके, जो इंडिया के इनिशिएटिव रहे हैं, जो हमारे ग्लोबल लेवल पर जो हमने काम किया है क्लाइमेट चेंज को लेके, हम उसकी नॉलेज को यहाँ शेयर करेंगे। रिसेंटली इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में एक ट्राइलेटरल मीट हुई। वो इस ट्राइलेटरल मीट का 4th एडिशन था और ये जो ट्राइलेटरल मीट थी ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बेस्ड थी। मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये तीनों की तीनों इंडियन ओशन का पोर्शन शेयर करते हैं। तो इन तीनों कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी को में कोऑपरेट करने के लिए ये ट्राइलेटरल मीट हुई, सो दैट इस रीजन में जो है पीस प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सके, टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को कर्ब किया जा सके, नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग को कर्ब किया जा सके और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। This is the highlight of today's news. Environmentalists have alleged the violation of Supreme Court's order on construction of चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट और चारधाम परियोजना ये यूनियन गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है इन उत्तराखंड एरिया, जहां पर जो चारधाम है दैट इज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको एक सेंट्रल हाईवे से कनेक्ट करने का ये प्रोग्राम है टू एनहेंस द कनेक्टिविटी ऑफ ऑल दीज 4 श्राइन्स पिलग्रिमेज एरिया। तो अगर कनेक्टिविटी एनहेंस होगी और सेंट्रल कनेक्टिविटी होगी तो एरिया में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। ये जो प्रोजेक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है और अगेन इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन एम ही यही है टू प्रोवाइड अ बेटर कनेक्टिविटी टू ऑल दीज 4 पिलग्रिमेज प्लेसेस। अब क्या है कि ये एरिया जो है ये आता है उत्तराखंड में और उत्तराखंड जो है वो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, उस फील्ड में वो एक्सपर्ट्स हैं। तो उन्होंने अपना कंसर्न पुट फोर्थ किया, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की, कुछ ऑर्डर इशू किया कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा चारधाम प्रोजेक्ट के लिए वो इन गाइडलाइंस के बेसिस पर होगा और उसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर अगर ऑन साइंटिफिक तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। वो मैन मेड डिजास्टर को न्योता देने जैसा हो गया बेसिकली। अगर आप एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करोगे या साइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो यू आर मेकिंग दैट एरिया मोर प्रोन टू मैन मेड डिजास्टर्स। तो यही कंसर्न है जो इन्वायरमेंटलिस्ट ने अगेन पुट फोर्थ किया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है चारधाम परियोजना के लिए वो एज पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर नहीं है। जो भी उन्होंने गाइडलाइंस इशू की थी कंस्ट्रक्शन को लेके कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस एरिया में, इन साइंटिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पर होना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रहा है। And let's begin with our question answer session. And question number 1 is GDP figures in India are released by which of the following offices? And the correct option for the same is National Statistical Office. Let's analyze the answer. GDP that is gross domestic product जो इंडिया में है, जो इंडिया में रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट इज NSO। और ये NSO का जो ऑफिस है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। हाल ही में NSO ने सेकेंड क्वार्टर जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सेकेंड क्वार्टर का डेटा रिलीज किया, जिसमें इंडिया की GDP 7.5% से डिक्लाइन हुई है, नेगेटिव ग्रोथ हमने रिकॉर्ड की है। और ये जो नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है ये फॉर द कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम रिकॉर्ड की गई है। मतलब इसके पहले जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जो ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी वो थी 23.9%, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 23.9%। और सेकेंड क्वार्टर में जो रिकॉर्ड की गई है GDP वो है -7.5%। तो सिंस 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया है, इसका मतलब ये है कि इंडिया टेक्निकली अब रिसेशन में एंटर कर चुकी है। और इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में ये फॉलोइंग ट्रेंड्स देखे जाएंगे, क्योंकि इंडिया रिसेशन में आ चुकी है, इंडियन इकोनॉमी रिसेशनरी पीरियड में आ चुकी है। फॉलोइंग ट्रेंड्स मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर डिमांड, इन्फ्लेशन, ये अब इंडियन इकोनॉमी में देखे जाएंगे अपकमिंग टाइम्स में।
एंड हियर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन डिप्रेशन एंड रिसेशन. डिप्रेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और उसका वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, और जो परसेंटेज डिक्लाइन होता है वो 10 और मोर देन 10% होता है. और रिसेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है. एंड डिप्रेशन अगेन ये जो होता है वो बहुत फ्रीक्वेंट इन नेचर नहीं है, सालों में एक बार होगा, 2 सालों, सॉरी 20 सालों में, 30 सालों में. और जो रिसेशन जो है वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है, वो आता जाता रहता है. और गवर्नमेंट उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को फ्रेम आउट करती है. जैसे आरबीआई है, उनको पता है, आरबीआई को पता है कि रिसेशन आने वाला है, तो वो अकॉर्डिंगली ही अपने जो पॉलिसीज हैं उसको फ्रेम आउट करेंगी. बट डिप्रेशन जो होता है वो एक मिस हैपनिंग होती है. वो आप इतनी जल्दी एनालाइज नहीं कर सकते कि डिप्रेशन जैसा फेज एक आने वाला है, और उसके लिए आपको बहुत ही बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बहुत ही बड़ा जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसको बहुत बड़े लेवल पे चेंज करना पड़ता है. और अगेन डिप्रेशन के जो हैं वो बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स होते हैं एक इकोनॉमी में लॉन्गर रन में. और जो रिसेशन है, सिंस ये स्ट्रक्चरल है और देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर कर्बिंग रिसेशन इन एन इकोनॉमी, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, और गवर्नमेंट अपने एक्शन से, अपनी पॉलिसी से उसको कर सकती है. डिप्रेशन एज इन जो अमेरिका में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, और रिसेशन जो अभी चल रहा है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो रिसेशन हो गया. ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में हुआ था. Question number 2. Purchasing Managers Index is released by which of the following? And the correct option for the same is IHS Markit. Let's analyze the answer. ये जो इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है. और ये जो इंडेक्स है ये बिजनेस एक्टिविटीज का एक इंडेक्स है. मेजरली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज के डोमेन में या सेक्टर में ये प्रिपेयर किया जाता है. और ये जो इंडेक्स है ये हर मंथ रिलीज होता है, जिस वजह से जो पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिवैल्यूएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग चेंज ला सकते हैं. जैसे नवंबर मंथ का डेटा आज 2 दिसंबर को रिलीज हो गया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लोग हैं वो अपने परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंगली एनालाइज करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं. एंड दिस एक्ट्स एज अ गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. और जो रिसेंटली रिलीज सर्वे है उसमें नवंबर मंथ का डेटा आया है, उसमें ये स्टेट किया गया है कि जो ग्रोथ जो मेजर की गई है, जो इंक्रीज इन ग्रोथ जो मेजर किया गया है वो स्लो ग्रोथ है. मतलब कि अगर जैसे नॉर्मली अगर ग्रोथ होती थी 5% से सीधा 10%, मतलब 5% की ग्रोथ हो रही है, तो इस बार जो ग्रोथ मेजर की गई वो 5% से 6%, दैट इज 1% की ग्रोथ. तो ग्रोथ है बट वो स्लो इन नेचर है, और मेनली बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस, जो कि धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगी, एकदम से एक उछाल नहीं आएगा ग्रोथ में. दिस इज द शॉर्ट न्यूज मॉड्यूल. जीएसटी कलेक्शन जो रहा है सेकेंड मंथ का भी, उसने 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया. रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने एक न्यू मिलिट्री डील को साइन आउट किया. ये मिलिट्री डील उनकी मिलिट्री कॉपरेशन को एनहांस करेगा, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक पोर्शन, एक जो लिंक है वो पाकिस्तान से होते हुए जाती है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान से होते हुए ही जाता है, जिसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर है. तो अगेन ये कॉपरेशन दोनों फील्ड्स में, दोनों कंट्रीज को अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगा. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिसेंटली अपनी 56th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया. और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हमको गार्ड करते हैं. इंडियन नेवी ने रिसेंटली एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया. जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो टेस्ट हुआ था वो लैंड अटैक वर्जन था ब्रह्मोस मिसाइल का. वो इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था. बट ये जो एंटी शिप वर्जन है ये इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है. और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में काम करती है, कमीशन हो चुकी है. Lewis Hamilton won the Bahrain Grand Prix title 2020. And this is the static question of the day. Which of the following words have been added by the 42nd Constitutional Amendment Act? Socialist, integrity, sovereign, secular. I hope आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में. I'll do read it. And that's it from my side for today.
थैंक यू. आई होप आप सब लोग को ये चीज हेल्प आउट कर रही है. मुझे डेफिनेटली कर रही है. सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे. आई होप you guys would learn well and do well. Thank you.